आप सभी लोगों का प्रिसाइस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि अभी तक के लेक्चर में हमने आपके बीपीएससी स्पेशल और एनसीईआरटी सीरीज चल रही है। एनसीईआरटी में हमने काफ़ी क्लासेस के लेक्चर्स कवर कर दिए हैं जो कि हमारे प्ले स्टोर पे भी है, मतलब आपके जो हमारा ऐप है प्रिसाइस ऐप, उस पर भी आपको लेक्चर अवेलेबल्स हैं। उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसके जो भी प्रीमियम लेक्चर्स हैं वो आपको मिलना शुरू सीरीज, ठीक है। साथ ही साथ आप यूट्यूब चैनल भी हमारा सब्सक्राइब करिए, वहाँ पे भी आपको जो है ऑलमोस्ट वीडियोस जो हैं वो वहाँ पे आपको अपलोडेड मिल रहे हैं। इसकी पीडीएफ का जो सेक्शन है, पीडीएफ के लिए आपको ऐप पे जाना पड़ेगा। ऐप में इसकी पीडीएफ अपलोड कर दी गई है और आने वाले लेक्चर्स भी ऐप पे अपलोड कर दिए जाएंगे। जैसा कि एनसीईआरटी की महत्वता मैंने आपको बताई थी कि एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है आपकी तैयारी के लिए, ठीक है। उसी क्रम में हम लोग क्लास 9th की ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, उसमें हम लोग नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 है ये, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ये चैप्टर आपका इन्वायरमेंट बायोडाइवर्सिटी सेक्शन से इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके पेपर 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट बनेगा और साथ ही साथ ये ज्योग्राफी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्लास 9th में इस चैप्टर के माध्यम से आपको बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरा एंड फ्योना या टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया समझाया गया है। इस चैप्टर के पढ़ने से लाभ क्या होगा आपको? इस चैप्टर के पढ़ने से आपको ये लाभ होगा कि आपको भारत में पाए जाने में विभिन्न प्रकार की जो स्पीसीज हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु, उनकी जानकारी होगी। साथ ही साथ इन्वायरमेंट सेक्शन जब आप पढ़ेंगे तो ये चैप्टर आपका एज अ बेस फाउंडेशन काम करेगा, जहां पे आप IUCN द्वारा इंडेंजर्ड स्पीसीज, एक्सटिंक्ट स्पीसीज के बारे में पढ़ेंगे, जहां पे हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ऐसे बहुत सारे स्कीम और प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे, फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे। ये सारा सेक्शन वैसे इन्वायरमेंट का सेक्शन है जो कि पेपर 3 में आपके आएगा। ये चैप्टर आपका फाउंडेशन बनाने के में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। तो क्लास 9th का ये चैप्टर है, इसको बहुत ही प्यार से सुंदर तरीके से हम इसको पढ़ते हैं और एक बेहतरीन वे में हम इसको आपको डिलीवर करते हैं और आप एक अच्छी तरह से आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा और जहां जहां मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट होगा, मेक अ अंडरलाइन एंड मेक अ नोट्स। और आप देखिएगा कि क्लास 9 के एनसीईआरटी में कितना डिटेल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है जो कि हम नहीं पढ़ पाते हैं या हमें नहीं पढ़ाया जाता है बाकी जैसे भी जहां पे आप पढ़ रहे थे, ठीक है। सो प्रिसाइस का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। सारी चीज़ें अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ पे आपके पढ़ाई में जो है कोई बाधा नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं इंजीनियर अनुज सर आपको स्टार्ट कर रहा हूँ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो लेट्स कम टू द पीडीएफ पार्ट। ये है आपका पीडीएफ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5, यहाँ पे है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे लिखा है कि इंडिया के पास टोटल पूरे विश्व में अगर हम बात करें तो 34 मेगा बायोडाइवर्सिटीज हैं, जिसमें से भारत के पास 12 बायोडाइवर्सिटीज है। यानी भारत जो है बायोडाइवर्सिटी के रिस्पेक्ट में बहुत ही इनरिच है। बायोडाइवर्सिटी का डिटेल आपको एनवायरनमेंट वाले सेक्शन में मैंने आपको पढ़ाया है और उसमें आने वाले क्लासेस में उसमें मैं पढ़ा दूंगा। अभी के लिए आपको यह समझना है एक ऐसी जगह जहां पे लाइफ पॉसिबल है, जहां पे जीव जंतु और वो सारे फैक्टर्स अवेलेबल है, जहां लाइफ पॉसिबल है, हवा पानी, ठीक है, पेड़ पौधे, उस एरिया को हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। यानी तो आवर कंट्री इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड विद अबाउट 47,000 प्लांट स्पीसीज। यहां से फैक्ट आप लिखिएगा, यहां से मेंस के भी क्वेश्चन आपके लिए बन जाएगा लिखने के लिए। तो आप याद रखिएगा भारत में 12 मेगा डाइवर्सिटीज हैं, पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। दूसरा, इन इंडिया 47,000 प्लांट स्पीसीज पाए जाते हैं, जो कि पूरे विश्व में भारत जो है 10वें नंबर पे है इन द रैंकिंग ऑफ प्लांट स्पीसीज। याद रखिएगा भारत की जो रैंकिंग है पूरे विश्व में 10th रैंक पे है, 10th प्लेस इन द वर्ल्ड एंड 4th इन एशिया। यहां से भी आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन गया कि भारत जो है प्लांट स्पीसीज में एशिया में किस रैंक पे है और विश्व में किस रैंक पे है। एशिया में ये 4th रैंक पे है और विश्व में ये 10th रैंक में है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। बाकी इसका अपडेटेड डेटा आपको इंडिया एयर बुक आपको पढ़ना पड़ेगा, वहां से आप फॉरेस्ट का आप अपडेटेड डेटा ले सकते हैं, ठीक है।
इन द प्लांट डाइवर्सिटी देयर आर अबाउट 50,000 फ्लावर प्लांट। भारत में लगभग 15,000 से ज्यादा हमारे भारत में फ्लावरिंग प्लांट पाए जाते हैं, फूलों वाले प्लांट पाए जाते हैं, विच इज अकाउंट 6% ऑफ इंडिया टोटल नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जो कि विश्व का 6% है जितने भी फ्लावर प्लांट पाए जाते हैं पूरे विश्व में। भारत के पास पूरे विश्व के टोटल फ्लावर प्लांट के 6% भारत के पास है। द कंट्री हैज मैनी नॉन फ्लावरिंग प्लांट सच एज फर्न, एल्गी एंड फंगाइस। ये वो चीज होते हैं, ये वो प्लांट हैं जो फूल नहीं देते हैं, ये पाए जाते हैं। जैसे एल्गी के बारे में बताएं तो आपको पता होना चाहिए, एल्गी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि पानी में पाया जाता है, जिसको काई कहते हैं हिंदी में। और इसके बारे में डिटेल आप एल्गी के बारे में और भी हम आगे पढ़ेंगे। एंड इंडिया हैज ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली 90,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल। भारत में लगभग 90,000 से ज्यादा जानवरों की प्रजाति पाई जाती है। साथ ही साथ तो अगर हम बात करें तो भारत में रिच वैरायटी के मैरीन बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। मतलब भारत में मछलियां अलग अलग तरह की पाई जाती हैं, समुद्री मछलियां विभिन्न प्रकार की पाई जाती हैं। बिकॉज हमारे पास कोस्टल एरिया है, समुद्र से हमारा कॉन्टेक्ट है, तो हमारे पास बहुत विभिन्न प्रकार की जो है मछलियां पाई जाती हैं। भारत के इकोसिस्टम में मैरीन कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा योगदान भारत के इकोनॉमिक्स में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो है इस मैरीन कल्चर या मैरीन एग्रीकल्चर को जो है प्रमोट किया जा रहा है, फिशरीज को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Natural vegetation refer to the plant community which has grown naturally without human aid, has been left undisturbed by the human for a long time. This term has virgin vegetation. Thus, cultivated crop, fruits, orchard from the part of vegetation but not natural vegetation. कह रहे हैं नेचुरल, यहाँ पे कीवर्ड आपको याद रखना है, यहाँ पे लिखा गया है नेचुरल वेजिटेशन। देखिए, नेचुरल वेजिटेशन उसको कहते हैं जो कि मानव का इसमें कोई योगदान नहीं है, यानी कि मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं है इसको डेवलप करने पे। जैसे गार्डन जो हम बनाते हैं उसमें हम लोग हैज अ ह्यूमन इंटरफेस है, हमने उसको जो है अपने हिसाब से घास लगाया, पानी दिया, एक्सेट्रा किया, हमने डिजाइन किया कि कौन सा पौधा होगा, कौन सी जानवर होंगे इसमें। बट नेचुरल वेजिटेशन की बात करते हैं, इसमें मानव का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मानव ने इसको, हाँ, मानव का कंट्रीब्यूशन ये हो सकता है कि इसको तबाह करने में हो सकता है, लेकिन उसको बनाने में नेचुरली है, यानी इसके सीड डिस्पर्सल भी बर्ड्स की होंगी, बारिश हो रहा है उससे जो है इसको वाटर मिला होगा, सनसाइन से इसको जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ होगा, मानव का कोई योगदान नहीं है। समझने की कोशिश करिएगा। तो नेचुरल वेजिटेशन का मतलब होता है जहां पे ह्यूमन इंटरफेस जीरो हो या ह्यूमन इंटरफेस का कोई भी योगदान ना हो, नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आएगा कि व्हाट, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू नो बाई या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई, इतना पता होना चाहिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई नेचुरल वेजिटेशन, आपको नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पता होना चाहिए। आप इसको एक दो लाइन कोट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहां पे लिखा, डू यू नो द वर्जिन वेजिटेशन विच आर प्योरली इंडियन इज नोन एज इंडेमिक और इंडिजिनियस स्पीसीज, बट दोज विच इज कम फ्रॉम आउटसाइड आर एक्सोटिक प्लांट। तो जब आप बायोडाइवर्सिटी या एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ेंगे तो ये कीवर्ड वहां पे आएगा। ठीक है, जो स्पीसीज या जो प्लांट भारत में पहले से प्रस्तुत या पहले से ही प्रेजेंट हैं, उनको हम लोग इंडिजिनियस स्पीसीज बोलते हैं, इंडिजिनियस स्पीसीज बोलते हैं बच्चों। ठीक है, और जो स्पीसीज बाहर से लाए जाते हैं किसी भी देश में, बात बाहर इंडिया की नहीं हो रही है, उसको हम लोग एक्सोटिक प्लांट बोलते हैं। अगर हम प्लांट की बात करें तो एक्सोटिक प्लांट। एनिमल का हम पढ़ेंगे, इसमें एलियन स्पीसीज एक होता है, वो हमारा टर्म जो है साइंस एंड एनवायरमेंट में ये लेक्चर जाएगा, तो उसमें हम टाइप्स ऑफ स्पीसीज पढ़ेंगे। यहाँ हम फोकस कर रहे हैं ओनली 9th को। ठीक है, 9th के एनसीईआरटी को। अगर हम बात करें फ्लोरा किसको कहते हैं, तो फ्लोरा हम लोग प्लांट या प्लांट स्पीसीज को डिनोट करते हैं। फ्लोरा वर्ड हम यूज करेंगे प्लांट या प्लांट स्पीसीज को डिनोट करेंगे। फौना हम लोग बात करेंगे किसकी, एनिमल्स के बारे में बात करेंगे, स्पीसीज ऑफ एनिमल के बारे में बात करेंगे। याद रखिएगा, दो कीवर्ड आपको बार बार यूज होगा, एक फ्लोरा और एक फौना। फ्लोरा प्लांट स्पीसीज के लिए और फौना एनिमल स्पीसीज के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट के लिए हम लोग फ्लोरा यूज करते हैं। ठीक है, उम्मीद रहेगी आपको बातें आती रहेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला जो टॉपिक है इसमें ये बताएगा किसी भी एरिया का, ज्योग्राफिकल एरिया का जो वेजिटेशन है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। किसी भी एरिया का जो वेजिटेशन है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो किसी भी एरिया का, जो किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया का जो वेजिटेशन है वो डिपेंड करता है वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन, वहां के लैंड, वहां के रिलीफ फीचर, ये कैसी एरिया है, प्लेट्यू है, पठार है, प्लेन है, डेजर्ट है, कोस्टल एरिया है, कैसी जगह है। साथ ही साथ वहां पे सॉइल कौन सी पाई जाती है, एल्युवियल सॉइल पाई जाती है, मतलब कौन सी मृदा पाई जाती है, फर्टाइल सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, किस तरह की मिट्टी पाई जाती है, लेटराइट सॉइल तो नहीं पाई जाती है। इन सब पे भी डिपेंड करती है। साथ ही साथ ज्योग्राफिकल लोकेशन, ज्योग्राफिकल पॉपुलेशन पे भी डिपेंड करती है। साथ ही साथ क्लाइमेटिक कंडीशन, वहां का टेम्परेचर कैसा है, एवरेज टेम्परेचर कैसा है, बहुत ठंडी जगह तो नहीं है, बहुत गर्म जगह तो नहीं है। टेम्परेचर के हिसाब से मैं आपको बताऊं, हमारे ग्लोब को अगर हम आपको थोड़ा सा और बेसिक समझाने की कोशिश करें, जो कि क्लास 6 या 7 में दिया गया था। मान लीजिए हमारा ये ग्लोब है, इस ग्लोब का ये जो 0 डिग्री होता है इसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। 0 डिग्री से लेके 23 डिग्री एंड हाफ तक ये आपका ट्रॉपिकल होता है। 23 से लेके 66 एंड हाफ तक आपका सब ट्रॉपिकल होता है। और इससे ऊपर जो यहाँ पे लगभग 77 के आसपास ये टेम्परेट जोन होता है। टेम्परेट जोन में टेम्परेचर कम होती है और सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ पे होता है, ट्रॉपिकल में। ट्रॉपिकल में सनलाइट की मात्रा ज्यादा होती है और सब ट्रॉपिकल में उससे कम। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ग्लोब में, 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे, यहाँ पे टेम्परेचर का जो सनलाइट की जो इंटेंसिटी है वो कम होते जाएगी, मतलब वहां पे टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा। तो वहां पे वेजिटेशन अलग तरह की पाई जाएगी ठंडे जगहों पे। तो यही है कि टेम्परेचर क्या लिखा है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अगला यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, टेबल भी दिया हुआ है, बहुत अच्छा टेबल दिया है। ये टेबल आपको पता होना चाहिए बच्चों। ट्रॉपिकल या बात करें जहां पे मीन टेम्परेचर जो है 24 डिग्री है और यहाँ पे जनवरी में जो है अबव 18 डिग्री हो जाता है। सब ट्रॉपिकल 17 से लेकर 24 डिग्री। देखिए जो ट्रॉपिकल है बहुत गर्मी पड़ेगी तो भी जो है वहां पे फॉरेस्ट पाना पॉसिबल नहीं, बिकॉज रेन वहां पे उतनी क्लाइमेटिक कंडीशन फिजिबल नहीं है, ह्यूमिड। तो यहाँ पे क्या लिखा है, नो फ्रॉस्ट, मतलब होता है नो आइस ग्लेशियर, नो आइस कैप, नो आइस कैप। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको फ्रॉस्ट मिलेगा, थोड़ा बहुत आइस मिलेगा। टेम्परेट में आपको फ्रॉस्ट ही मिलेगा। ठीक है, ठंडी जगह पे है, जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाएंगे वो आपका टेम्परेट हो जाएगा। यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा, 7 डिग्री सेल्सियस से लेकर 17 डिग्री सेल्सियस तक। सब ट्रॉपिकल में देखिए 17 से 24 और ट्रॉपिकल में 24 डिग्री से ज्यादा, मतलब ट्रॉपिकल में सनलाइट ज्यादा होगी। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से बना देता हूं, ये जो एरिया होगा ये ट्रॉपिकल होगा बच्चों। यहाँ पे सनलाइट सबसे ज्यादा होगी, 0 से 23 डिग्री वाला। 23 डिग्री से लेकर यहाँ पे आपका 66 डिग्री वाला ये सब ट्रॉपिकल होगा। और उसके ऊपर जो है आपका जो आएगा वो क्या आएगा, आपका टेम्परेट जोन आएगा। उससे भी ऊपर अगर आप जाएंगे तो एल्पाइन, एल्पाइन जो है वहां पे हमेशा बर्फ रहती है, हमेशा स्नो रहेगा। और वहां पर टेम्परेचर क्या होगा, माइनस बिलो डिग्री 1 डिग्री सेल्सियस होगा। ये डिटेल जो दिया गया है ये बहुत ही अच्छा डिटेल दिया गया है, इसको आप लोग अपने नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा। ये जो टेम्परेचर का वेजिटेशन जोन डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, क्योंकि आगे जब आप फिजिकल ज्योग्राफी, अरे आगे जब इन्वायरमेंट आप पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी, तो वहां पे हमेशा बार बार ये कीवर्ड यूज होगा, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, अल्पाइन रीजन। फिर आप वहां समझ नहीं पाएंगे, जबकि अल्पाइन रीजन के बारे में जो है कक्षा 9 में ही समझा दिया गया है। ठीक है, तो जब आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट की कोई किताब आप पढ़ेंगे, तो वहां पे ये अल्पाइन कीवर्ड यूज होगा, टेम्परेट जोन होगा, सब ट्रॉपिकल जोन होगा। तो आप वहां पे नहीं समझ पाएंगे क्या बात हो रही है। मैं फिर से इस पे जोड़ देता हूं, मैं ग्लोब को टेम्परेचर के हिसाब से इन एरियाओं में डिवाइड किया गया है। अल्पाइन रीजन ग्लोब का वो रीजन होता है जहां पे टेम्परेचर 7 डिग्री से कम होता है और जनवरी में ये -1 डिग्री हो जाता है। मतलब इस समय अल्पाइन रीजन जहां पे पाया होगा, अल्पाइन वेजिटेशन जोन जहां पे होगा, वहां पे टेम्परेचर -1 डिग्री सेल्सियस होगा, जैसे अक्साई चीन ग्लेशियर। ठीक है, वहां पे काफी हमेशा स्नो रहता है। अगर हम टेम्परेट की बात करें तो टेम्परेट में 7 डिग्री सेल्सियस से लेकर 17 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होता है एवरेज। और जनवरी में -1 से -10 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पे थोड़ा सा कम स्नो पाया जाता है एज कम्पेयर टू अल्पाइन, बट यहाँ पे भी बर्फ पाए जाते हैं, बात समझने की कोशिश करिएगा। अगला है सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल में 17 डिग्री से लेकर 24 डिग्री टेम्परेचर होता है अमूमन एवरेज टेम्परेचर, जहां और जनवरी में 10 से 18 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पे भी थोड़े बहुत फ्रॉस्ट पाए जाते हैं, बहुत थोड़े बहुत। वहीं बात करें ट्रॉपिकल की बात करें, ये बहुत गर्म एरिया होता है, यहाँ पे सनलाइट सबसे ज्यादा पहुंचती है, सोलर इंसुलेशन मतलब सन की लाइट जो है वो बहुत ज्यादा इस पे गिरती है।
ये यहाँ पे जनवरी में भी टेम्परेचर 18 डिग्री से ज्यादा होता है और यहाँ पे कोई स्नो नहीं पाया जाता है, मतलब कोई भी आइस या बर्फ का जो है लेयर नहीं पाया जाएगा। ग्लोब की बात करें, ग्लोब की बात करें तो कुछ इस तरह से ग्लोब बनेगा। ये रहा आपका 0 डिग्री, 0 से लेके 23.5 डिग्री तक आपका जो आएगा वो आएगा ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल 23 डिग्री, 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ, क्योंकि दोनों तरफ चलेगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर दोनों तरफ होगा। फिर 23 से लेके 66 डिग्री तक, 66 डिग्री एंड हाफ, यहाँ पे आपका आएगा सब ट्रॉपिकल एरिया, सब ट्रॉपिकल एरिया, सब ट्रॉपिकल जोन। और इसके ऊपर आपका लगभग 80 के आसपास का, 70 के आसपास लगभग आपका आएगा टेम्परेट। फिर टेम्परेट से ऊपर आपका आएगा एल्पाइन, और ये आपका पोल हो जाएगा। ठीक है, और हमारा जो भारत है वो सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल दोनों के बीच में लाई करता है। हमारी जो क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी होती है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों के बीच में लाई करता है। तो ये हमारा एक रफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा किसका, वेजिटेशन जोन का। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वेजिटेशन जोन को टेम्परेचर के आधार पे कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड अल्पाइन। याद रहेगा, उम्मीद करते हैं आपको यह बात याद रहेगी। अगला जो फैक्टर है जो कि डिसाइड करता है किसी भी वेजिटेशन को, वो है आपका वहां का सनलाइट, फोटो पीरियड, मतलब एक साल में कितनी सनलाइट पड़ती है, 365 दिन में वहां पे सनलाइट कितनी इंटेंसिटी पे है, उसको कहते हैं हम लोग फोटो पीरियड। फोटो पीरियड का मतलब क्या होता है, द वेरिएशन ऑफ सनलाइट ड्यूरिंग द ईयर। एक साल में सनलाइट कितनी पड़ रही है, धूप कितनी निकल रही है। ठीक है, द वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट एट अ डिफरेंट प्लेस इज ड्यू टू द डिफरेंस इन लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, सीजन एंड ड्यूरेशन ऑफ द ईयर। ड्यू टू लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट ट्री ग्रो फास्टर। जहां पे सनलाइट ज्यादा होगी, या कह सकते हैं कि 365 दिन में ज्यादा होगी, या एक दिन के अंदर 24 घंटे में मान लो 10 घंटे 12 घंटे सनलाइट पड़ रही है, वहां के पेड़ कैसे होंगे, हरे भरे होंगे और काफी डेंस होंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे। ठीक है, उसके बारे में भी अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या जिक्र किया आपसे, हमने जिक्र किया वो सारे फैक्टर जो नेचुरल वेजिटेशन को प्रभावित करते हैं या उसको डिसाइड करते हैं। हमने क्या बताया आपको, फैक्टर दैट affect the natural vegetation, natural vegetation। ठीक है बच्चों, मतलब कहीं की जंगल वहां पे कैसी होगी, घनी, वो डिपेंड करता है वहां के टेम्परेचर, लैंड, सॉइल, क्लाइमेटिक कंडीशन, इन पे निर्भर करता है। तो पहला हमने बताया लैंड, रिलीफ मतलब लैंड, लैंड कैसा है वहां का। ठीक है, लैंड अफेक्ट द नेचुरल वेजिटेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डू यू एक्सपेक्ट द सेम टाइप ऑफ वेजिटेशन इन माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन और इन अ ड्राई एंड वेट रीजन? नहीं, बिल्कुल नहीं। राजस्थान में जो पेड़ पाया जाएगा वो पेड़ उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी की कमी है वहां पे। जो पेड़ जम्मू कश्मीर या जो पेड़ आपका मणिपुर, मेघालय, 7 सिस्टर्स में जो पाए जाएंगे, वैसे पेड़ पौधे आपके गुजरात में नहीं पाए जाएंगे, या प्लेट्यू आपके झारखंड एरिया में नहीं पाया जाएगा। उनके लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो अलग अलग होगा, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। द लैंड अफेक्ट द नेचुरल वेजिटेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डू यू एक्सपेक्ट द सेम टाइप ऑफ वेजिटेशन इन माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन एरिया और इन अ ड्राई एंड वेट रीजन? The nature of land influence the type of vegetation and fertile level in a generally developed to agriculture। ये लाइन देखिए, बहुत अंडरलाइन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहां से अंडरलाइन करिएगा। The nature of land and influence the type of vegetation. Second, the fertile level is generally developed to agriculture. The undulated and rough terrain are area where grassland and woodland develop and give the shelter to variety of wildlife। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी जगह जैसे जो टेराइन रीजन है जहां पे खेती पॉसिबल नहीं है बट वो फर्टाइल है, तो ऐसी जगहों पे डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं और वो फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ, जानवरों के लिए, एनिमल्स के लिए शेल्टर का काम करते हैं, मतलब उनके लिए घर प्रोवाइड करते हैं। शेल्टर का मतलब वहां पे वो रहते हैं। ठीक है, अगला है सॉइल, मृदा।
सॉइल भी डिपेंड करती है, किस टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉइल का नेचर बहुत डिपेंड करता है, बहुत हद तक डिपेंड करता है कि किस तरह की जंगलें पाई जाएंगी, किस तरह का वेजिटेशन होगा वहां पे, ठीक है। तो सॉइल ऑल्सो वेरी ओवर स्पेस, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल प्रोवाइड बेसिस फॉर अ डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन। द सैंडी सॉइल ऑफ डेजर्ट, द सैंडी सॉइल ऑफ डेजर्ट, द सैंडी, एक सेकेंड, लेट्स से, हाँ देखिए, the sandy soil of desert support cactus, thorny bushes, while wet and marshy deltaic soil support mangrove and deltaic vegetation. The hill slope will some depth of soil have a conical tree. देखिए सैंडी सॉइल में कैसे पाए जाते हैं पेड़ पौधे, जहां जैसे राजस्थान है वहां पे पानी की कमी होती है, तो वहां पे जो भी पौधे होंगे उनकी रूट्स क्या होगी, एक तो नीचे तक जाएगी, दूसरा वाटर लॉस ना करे, उनके पेड़, उनकी जो छाले होती है, उनके जो स्टेम्स होंगे, उनके जो पत्ते होंगे वो ऐसे डिजाइन किए जाएंगे जिससे पानी का लॉस क्या हो, कम हो, यानी ट्रांसपिरेशन रेट क्या हो, कम हो, ताकि वाटर लेवल को वो मेंटेन कर सके। कटीले, उनमें कांटे निकले होते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, कैक्टस, कैक्टस आप लोग देखा होगा या आप देख लीजिएगा डायग्राम इसका। थॉर्नी बुशेस, कांटों भरा जो है बुशेस होता है, वहीं पे जो दलदली एरिया होती है, मार्शी लैंड होती है, डेल्टाइक जोन होती है, वहां पे मैंग्रोव फॉरेस्ट पाया जाता है। यहाँ पे मैंने आपको सुंदरबन डेल्टा के बारे में बताया था, सुंदरबन डेल्टा कल की क्लास देखिएगा, वहां पे सुंदरबन डेल्टा के बारे में बताया था। तो सुंदरबन डेल्टा में कैसा फॉरेस्ट पाया जाएगा, मैंग्रोव फॉरेस्ट पाया जाएगा, ठीक है। हिली स्लोप की बात करें, हिली स्लोप पहाड़ी एरिया पे कैसी ट्री पाई जाती है, कॉनिकल ट्री पाई जाती है। कॉनिकल ट्री का मतलब ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। क्यों ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है, ताकि बर्फ जो है वो पत्तों पे ना टिके, नीचे गिर जाए, आइस कैप क्या हो उस पे ना टिके, नीचे क्या हो जाए, स्लाइड करके गिर जाए, ऐसे कहते हैं कोनिफेरस ट्री कहते हैं। क्या बोलते हैं, कोनिफेरस ट्री कहते हैं। अगला फैक्टर है क्लाइमेट। क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट में आपका आता है टेम्परेचर। द कैरेक्टर एंड एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन आर मेनली डिटरमाइंड बाय टेम्परेचर अलॉन्ग विथ ह्यूमिडिटी इन एयर, प्रेसिपिटेशन एंड सॉइल। किसी भी एरिया का जो वेजिटेशन है, यानी वहां की जो पेड़ पौधे हैं, जंगल है, वो डिपेंड करता है वहां पे कैसा टेम्परेचर है, वहां पे बारिश कितनी हो रही है। अगर ज्यादा बारिश हो रही है तो वहां पे हरे भरे पेड़ पाए जाएंगे, जिसको हम लोग एवरग्रीन कहते हैं। बारिश कम हो रही है तो ऐसे पेड़ पौधे पाए जाएंगे जो अपने पत्तों को गिरा देते हैं ताकि पानी का नुकसान कम हो, ऐसे को हम लोग डेसिडियस फॉरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगला है आपका, ये तो मैंने आपको बता दिया। अगला है फोटो पीरियड। फोटो पीरियड में क्या है, मैंने आपको बताया था कि कितना सनलाइट आपको मिल रहा है, यानी कि प्लांट को कितने ड्यूरेशन के लिए सनलाइट मिल रहा है, इस पे भी वहां की पेड़ पौधे या वेजिटेशन डिपेंड करता है। द वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट एट अ डिफरेंट प्लेस इज ड्यू टू डिफरेंस इन लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, सीजन, ड्यूरेशन ऑफ लाइट। अच्छा, ये समझिएगा जो सनलाइट है वो क्यों डिपेंड करता है। देखिए सनलाइट का ऐसा सिस्टम होता है कि मान लीजिए टॉर्च है, टॉर्च से लाइट निकल रही है, ये टॉर्च आपका सन है, और मेरे हाथ में यहाँ पे जो है अर्थ है, वो अर्थ क्या है, अपने एक्सिस पे ऐसे रोटेट कर रही है और रोटेट करके रोटेशन भी कर रही है, दोनों काम कर रही है। तो लाइट का जो इंटेंसिटी है वो पोल जो इक्वेटर पे ज्यादा पड़ेगा, ऊपर जो है लाइट कम जाएगा। मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, मतलब इक्वेटर से आप पोल की तरफ जाओगे, वहां पे सनलाइट आपको कम मिलेगी, ठीक है। ये टॉपिक मैंने आपको क्लास 6 का जो चैप्टर है आवर अर्थ, वहां पे मैंने लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड दोनों बातें बताई हैं। उसकी वीडियो आप जाके यूट्यूब पे देख लीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। वहां पे मैंने आपको बताया किस तरह सनलाइट की जो इंटेंसिटी है वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे डिपेंड करता है, ठीक है। वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। फोटो पीरियड कहते हैं उसको। अगला है बारिश, प्रेसिपिटेशन। जहां पे जितनी बारिश होगी, अगर ज्यादा बारिश हो रही है, जैसे अगर हम बात करें तमिलनाडु कोस्टल एरिया की बात करें, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, यहाँ पे बारिश ज्यादा होती है, बारिश का महीना ज्यादा होता है, पानी इसलिए क्या है, यहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं वो हरे भरे होते हैं क्योंकि पानी बहुत ज्यादा मिल रहा है 12 महीने में। तो इन इंडिया ऑलमोस्ट द इंटायर रेनफॉल इज ब्रॉट बाय द एडवांस साउथ वेस्ट मानसून जून टू सितंबर एंड रिट्रीटिंग नॉर्थ वेस्ट मानसून एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल हैव मोर डेंस वेजिटेशन एज कंपेयर टू एरिया ऑफ लेस रीजन। अब देखिए ये मानसून जो है कि मतलब किस तरह से मानसून आता है, ये फिजिकल ज्योग्राफी का टॉपिक है और एनसीईआरटी में एक टॉपिक है क्लाइमेट।
क्लास 9th का ही चैप्टर है क्लाइमेट, उसमें पूरा मानसून के बारे में बताया गया है, पूरा रिवर्सल ऑफ मानसून, ITCZ कैसे इफेक्ट होता है, विंड फ्लो कैसे होती है, वो 9th में पूरी अच्छे से बताया गया है। ठीक है, और उसी 9th के टॉपिक को 11th में भी समझाया गया, तो वो दोनों टॉपिक जो है मैं आपको करा दूंगा, इसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा ऐप पे। तो आपको ये दोनों टॉपिक जो है, क्लाइमेट वाला जो टॉपिक है मानसून, और वो जो पूरा फैक्टर है कि कैसे मानसून रेनफॉल कैसे इफेक्ट होता है, मानसून कैसे आता है, रिट्रीवल मानसून किसको कहते हैं, ये सारा जो कॉन्सेप्ट है ये आपको मैं क्लास 9 की जो क्लाइमेट चैप्टर है और उसी के साथ जो 11th का चैप्टर है, दोनों को मर्ज करके मैं आपको दे दूंगा। उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऐप पे बने रहिए, ठीक है। और क्या बताएं आपको, हाँ यहाँ तक बता दिया मैंने। हाँ, मैंने ये कहा कि इंडिया में ऑलमोस्ट द इंटायर रेनफॉल इज ब्रॉट बाय द एडवांस साउथ वेस्ट मानसून, जो कि जून सितंबर में होता है, और रिट्रीटिंग मानसून मतलब जब बारिश वापस जा रही होती है, ठीक है। अब अगला जो यहाँ पे पैराग्राफ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक छोटा सा सवाल आपसे बन सकता है कि हमारे लिए फॉरेस्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, मानव जीवन के लिए फॉरेस्ट इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आपको पता होगा कि हम लोग पेड़ पौधों को है तो देवी देवता के रूप में पूजते हैं, जैसे पीपल का पेड़ हो गया, या बहुत सारे मूवमेंट भी जो है, जैसे चिपको मूवमेंट, एक हिस्ट्री में आप लोग ने पढ़ा होगा कि पेड़ को काटने के लिए मूवमेंट लॉन्च मतलब हुआ था, तो पेड़ से चिपट गए, तो उत्तराखंड के आसपास की बात है। तो हमारे लिए फॉरेस्ट या जंगल इतने इंपॉर्टेंट कैसे हैं, जैसे आम का पेड़, नीम का पेड़, पीपल का पेड़। तो सदियों से पेड़ जो है हमें हमेशा रिसोर्स प्रोवाइड करते रहे हैं, मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं, हर्ब्स प्रोवाइड करते रहे हैं, साथ ही साथ लैंड की फर्टिलिटी, सॉइल इरोजन ना हो उसके लिए भी हमें हमेशा पेड़ों ने मिट्टियों को जड़ से पकड़ा हुआ है, ठीक है। और पुराने समय से जो हम लोग जब हम लोग अर्ली मैन या बहुत सारी अभी भी जैसे आदिवासी हैं, उनके लिए जंगल हैज अ शेल्टर की तरह है, वो अपना फूड फोडर सब कुछ जंगल से पाते हैं। जंगल के लिए बहुत सारी क्रांति हुई है, आपने बिरसा मुंडा का नाम सुना होगा, ठीक है। और जब मैं आपको मॉडर्न इंडिया पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने आपको एक गुड़माव हिल के बारे में बताया था, आदिवासियों के बारे में बताया था। तो जंगल शुरुआती हमेशा से मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है और आज भी है। तो इसलिए फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना बहुत बड़ा एक चैलेंज और हमारे लिए ऐसे कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ठीक है। तो फॉरेस्ट से हमें क्या क्या मिलता है, हमें टिम्बर मिलता है, रिसोर्सेज मिलते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स लकड़ियाँ मिलती हैं, हमें फार्मास्यूटिकल के लिए हमें ऐसे हर्ब्स मिलते हैं, प्लांट मिलते हैं, जड़ी बूटियां मिलती हैं, जीव जंतु मिलते हैं, ठीक है। वही लिखा, फॉरेस्ट आर द रिन्यूएबल रिसोर्स एंड प्ले अ मेजर रोल इनहेंसिंग द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट। देखिए, वातावरण को शुद्ध रखने के लिए फॉरेस्ट का बहुत बड़ा रोल प्ले है। कार्बन फुटप्रिंट आप पढ़ोगे, ठीक है, कार्बन कैसे CO2 को हम बैलेंस कर सकते हैं। तो फॉरेस्ट आर द रिन्यूएबल रिसोर्स and play a major role in the enhancing the quality of environment and they modify the local climate। साथ ही साथ फॉरेस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है क्लाइमेटिक कंट्रोल में भी, विंड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, हवाओं के रुख को बदलने के लिए, साथ ही साथ सॉइल इरोजन जो कि सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है, सॉइल इरोजन को प्रोटेक्ट करती है। अभी देखिए आप उत्तराखंड का न्यूज अगर आप पढ़ रहे होंगे, जोशीमठ का, ठीक है, तो सॉइल इरोजन, भूस्खलन, उसको प्रोटेक्ट करने में भी जो है फॉरेस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। साथ ही साथ रेगुलेट द स्ट्रीम फ्लो, सपोर्ट द वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्री, जैसे रबर इंडस्ट्री हो गई आपकी, पेपर इंडस्ट्री हो गई आपकी, ये सब किस पे निर्भर करते हैं, ये निर्भर कर रहे हैं फॉरेस्ट पे। रॉ मटेरियल कहां से मिलेगा, फॉरेस्ट से ही तो मिलेगा। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को लाइवलीहुड, ठीक है, लाइवलीहुड, मैनी कम्युनिटी एंड ऑफर पैरानोमिक एंड सेंस ऑफ व्यू ऑफ रिक्रिएशन, दे कंट्रोल द विंड फोर्स एंड टेम्परेचर एंड कॉजेज रेनफॉल, दे प्रोवाइड ह्यूमस टू सॉइल एंड शेल्टर टू द वाइल्ड लाइफ एनिमल्स। बहुत सारे जानवरों को वाइल्ड लाइफ डेंजरस, जैसे कि चीता हो गया, लायन हो गया, टाइगर हो गया, इनके लिए शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इंडियन नेचुरल वेजिटेशन हैज अंडरगो मेनी चेंजेस ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स सच एज ग्रोइंग डिमांड फॉर कल्टिवेशन लैंड, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, माइनिंग, अर्बनाइजेशन, ओवरग्रेजिंग ऑफ पास्चर, ठीक है। द वेजिटेशन कवर ऑफ इंडिया इन अ लार्ज पार्ट इज नो मोर नेचुरल इन द रियल सेंस एक्सेप्ट इन द सम inaccessible region like Himalayas, the hilly region of central India and the मरुस्थल। कह रहे हैं कि मानव जीवन ने इन सारे जंगलों को या नेचुरल वेजिटेशन को अपने फायदे के लिए एक्सप्लॉइट किया, यानी रिसोर्स को हम यूज कर रहे हैं। बहुत सारे जंगलों को हमने एग्रीकल्चर के लिए हमने उनको क्लीन कर दिया। आपने पढ़ा होगा शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूम कल्टीवेशन जो इसका नाम है, स्लैश एंड बर्न भी इसका नाम है, जो आदिवासियों द्वारा किया जाता था। जंगलों को क्लीन करके वहां पे कुछ पैचेस पे एग्रीकल्चर करते थे, फिर वहां पे पेड़ लगा देते थे जब वहां की फर्टिलिटी खत्म हो जाती थी। या इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए अंग्रेजों ने और हम लोगों ने भी बहुत सारे जंगलों को क्लीन किया बस्तियों को बसाने के लिए, ठीक है।
यहाँ पे फॉरेस्ट रिपोर्ट दिया गया 2019 का, ये पुराना रिपोर्ट है, आप नया रिपोर्ट अपडेट करिएगा इंडिया ईयर बुक से। एक बुक आती है गवर्नमेंट की, वहां से आप फॉरेस्ट डेटा, इसमें इंडियन ईयर बुक के हिसाब से भारत में जो फॉरेस्ट कवर है वो 21.67% है, जो कम है क्योंकि प्रस्तावित शायद 24 ऐसे कुछ है। आप इसको इंडिया ईयर बुक से अपडेट करिएगा, इंडिया ईयर बुक, ठीक है। इंडिया ईयर बुक में इसका आपको करंट डेटा मिलेगा, वहां से आप इसको अपडेट करिएगा, क्योंकि ये पूछा जाता है। फिर ये स्टेट और यूटी का दिया गया कितना फॉरेस्ट कवर है, आप देखिए यहाँ से सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर आपको मिल जाएगा मेघालय में। मेघालय में 90% के आसपास फॉरेस्ट है। ये 2013 और 14 का डेटा है, दिस इज अगेन ओल्ड डेटा। फिर भी आप यहाँ से एक आइडिया लगा सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो है मिजोरम में आपको फॉरेस्ट कवर मिल रहा है। ये देखिए भारत में सबसे ज्यादा जंगलें कहाँ पे हैं, मिजोरम में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में लेस देन 10% है। बिहार है इसमें, इस लिस्ट में समवेयर, हाँ बिहार है, बिहार में भी लेस देन 10% है, ठीक है, लेस देन 10% है। दिल्ली में लगभग थोड़ा सा ज्यादा है, वैसे दिल्ली में पता नहीं कैसे ज्यादा, 11 समथिंग करके है। गुजरात में 60% है। आंध्र प्रदेश में आपका 80% है टोटल फॉरेस्ट का। लक्षद्वीप में आपका वही लगभग 85% के आसपास है। तो मेजर आपके हो गए कौन कौन से, आपका लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, त्रिपुरा, मेघालय, मेघालय भी लगभग, बट मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे आपके मेजर स्टेट हैं जहां पे फॉरेस्ट कवर पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है मेंस पर्सपेक्टिव से भी और प्रीलिम्स के हिसाब से, प्रीलिम्स के हिसाब से भी और मेंस में भी आप इस आंसर को कोट कर सकते हैं। अगर आप किसी फॉरेस्ट पे क्वेश्चन बन रहा है या डिजास्टर मैनेजमेंट में क्वेश्चन बना तो आप कोट कर सकते हैं। इन्वायरमेंट इकोलॉजी का क्वेश्चन है। अगला है टाइप ऑफ वेजिटेशन, भारत में पाए जाने वाले वेजिटेशन। तो भारत में लगभग 5 तरह के वेजिटेशन पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जो हमें सालों साल हरे भरे होते हैं, घनी जंगल होते हैं यहाँ पे, और पेड़ जो है इन पत्ते नहीं गिराते हैं। साथ ही साथ डेसिडुअस में क्या होता है, जो कि अपने पत्तों को कुछ महीनों के लिए गिरा देते हैं बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ वाटर। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट मतलब होता है जो रेगिस्तान या जहाँ पे पानी नहीं है वहां पे जो पाए जाने वाले जंगलें होती हैं। माउंटेन फॉरेस्ट की बात करें, पहाड़ों में हाईली एरिया में जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं उनको माउंटेन फॉरेस्ट कहते हैं। और मैंग्रोव मतलब कि जहाँ पे डेल्टाइक एरिया जैसे सुंदरबन डेल्टा होता है वहां पे जो जंगलें पाई जाती है वो मैंग्रोव फॉरेस्ट में आते हैं। तो हमें क्या पढ़ना है इसमें आगे, हमें एक एक फॉरेस्ट के बारे में पढ़ना है और उस फॉरेस्ट में पाए जाने वाले जीव जंतु यानी कि वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा फ्योना, और उस जंगल में फेमस लकड़ियां, ट्रीज पढ़ना है, ठीक है। तो हमारा पता होना चाहिए कि कौन से जंगल में कौन सी लकड़ियां पाई जाती हैं और उसका क्या विस्तार, एक मैप भी दिया हुआ। मैं आपको एक मैप दिखा देता हूँ, ये रहा मैप, इंडिया का मैप है ये देखिए, अगर आपको क्लियर कट दिख रहा हो तो। ये डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैप का, मैप आपको आना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे आपका ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है, ये जो हरे वाला पार्ट है देखिए घाट है, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, ये मैं आपको बायोडाइवर्सिटी में पढ़ाऊंगा। वेस्टर्न घाट का बहुत बड़ा योगदान है और वेस्टर्न घाट के लिए 2 कमेटी बहुत फेमस है, गिरिल कमेटी, मैं इसको डिस्कस करूंगा बायोडाइवर्सिटी वाले टॉपिक में, ठीक है। वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट मेघालय वाला यहाँ पे आपका है, थोड़ा सा यहाँ पे, ये सब कौन से फॉरेस्ट हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, सदाबहार एवरग्रीन पाए जाते हैं। डेसिडुअस की बात करें तो ये जितने भी आपके ये वाले एरिया है, प्लेट्यू वाले जो जगह है यहाँ पे डेसिडुअस पाया जाता है, ठीक है। ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट, ये ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट यहाँ पाया जाता है, और गुजरात और राजस्थान एरिया में ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट पाया जाता है, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट पाया जाता है, ठीक है। पहाड़ी एरिया, ये यहाँ पे माउंटेनस फॉरेस्ट पाया जाता है, ये आपका क्या है, माउंटेन फॉरेस्ट पाया जाता है, और यहाँ पे भी पाया जाता है माउंटेन फॉरेस्ट, ये सिक्किम वाला एरिया है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आपका जो है भारत में पाए जाने वाले फॉरेस्ट के बारे में है, ठीक है। तो आप सभी लोग हमारा प्रिसाइज का ऐप डाउनलोड करिएगा, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस हैं और हमारे अपकमिंग जो कोर्सेज हैं वो सभी प्रिसाइज के जो ऐप पे है वो आपको मिल जाएगा। आपको जितने भी फ्री नोट्स हैं वो सारे ऐप पे मिलेंगे। अपकमिंग जो क्लासेस आने वाली हैं, जैसे अभी संभावित जो भी लॉन्च है, जैसे मैंने आपसे कहा था, आपको मैं अभी डेट भी दे देता हूँ ताकि आप निश्चिंत रहें।
फरवरी, मैं आपको डेट दे देता हूं, 1 फैब को मैं इन्वायरमेंट स्पेशल बैच ला रहा हूं, मैं भी आपको बता दिया मैंने, इन्वायरमेंट स्पेशल बैच आएगा आपका, ठीक है। ये ऐप पे आएगा, इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ये आपके लिए 30 क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स आपका किस तरह से कवर करना है, ठीक है, चाहे वो यूपीपीसीएस हो या यूपीएससी हो उसके लिए, और ये बीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। तो इन्वायरमेंट स्पेशल का जो ऐप कोर्स है वो आपको ऐप पे ही मिलेगा, तो उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। प्लीज डाउनलोड अवर ऐप, और भी इसको आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को सपोर्ट करिए, इसको प्रमोट करिए, ताकि जो है हमें इस तरह से मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए बेहतर क्वालिटी का कंटेंट और ले आए, ठीक है। तो बने रहिएगा, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी जस्ट टेक अ 5 मिनट ब्रेक, उसके बाद हम नेक्स्ट शूट करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग कहीं नहीं जाइएगा, बने रहिए, लगे रहिए और पढ़ते रहिए। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।